everyone, I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 16, probability. We already did this exercise 16.1, 2 and 3. Now I am going to take each and every question of the exercise 16.4 from the element mathematics. If you are reading from the NCERT, then you will find this exercise in exercise 16.3 from the NCERT mathematics. So I hope you will enjoy the complete video. So please, I request everyone, please listen to me carefully and pause the video from start to the end. So we will start our first question. So please look at the board. Are you ready? Yes, very good. Exercise 16.4, element mathematics. And the question number 1 is what? A and B are the two mutually exclusive events. अब आपको पता है कि A और B mutually exclusive event है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? There is no common element between the set A and B. यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास कि A and B ये दोनों के दोनों क्या है आपके mutually exclusive events. जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इट मीन्स क्या है? यदि हम A एंड B सेट के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो सेट क्या होता है? एम्प्टी. एम्प्टी मतलब जीरो. इट मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है इन A सेट में एंड B सेट में. ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस. और यदि हम इसी को सेट की टर्म्स में रिलेट करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे? N ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज 0. यदि हम इसको प्रोबेबिलिटीज के सेंस में जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. यदि आपका इस टाइप से कोई टर्म्स है कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो क्या कहेंगे आप? ये स्टेटमेंट को आप रीड कर सकते हो. अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पे आपको दो चीज गिवन है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ A, प्रोबेबिलिटीज ऑफ B, और आपसे फाइंड आउट करने को कहता है. सबसे पहला पार्ट है A यूनियन B. आपको आइडेंटिटीज ऑलरेडी पहले से पता है क्योंकि आप सेट रीड कर चुके हो. अब यहाँ पे हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की. यदि हम सिंपल बात करते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A इंटरसेक्शन B. कि आप प्रोबेबिलिटीज ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटीज B को ऐड करिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कि कौन से एलिमेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी जो दोनों में कॉमन हो. ये कब है? तो ये जनरली आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. इसको कह सकते हो आप स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कह सकते हो. यदि आपको दो इवेंट्स की कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. और जब आपका केस ये बन जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है वो 0 होता है. यदि इस इक्वेशन में हम 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटीज ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ B. क्योंकि इंटरसेक्शन इसमें क्या हो गया? 0 हो गया. तो आइडेंटिटी एक ही लगती है लेकिन उसके केस बन जाते हैं. तो केस याद रखिएगा, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये कॉमन 0 हो जाता है. तो डायरेक्टली यदि आप दो इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना चाहते हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअली निकालिए अलग अलग और उसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी. आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. ये समझ आई है तो प्लीज मेक अ नोट इन योर फेयर नोट. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब क्वेश्चंस क्या है? अब पहले मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ कि यदि यहाँ पे हमारे दो ही सेट थे A और B, यदि 3 सेट्स होते तो हम आइडेंटिटी क्या यूज कर सकते थे. मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यूज होगी वो आइडेंटिटी भी.
प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, दो का पेयर बनाइए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ पहले ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। दो की पेयरिंग का जो कॉमन था वो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस जो तीनों का कॉमन होता है उसको ऐड करते हैं। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटीज बन जाती है। कब बन जाती है ये, जब आपके नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो याद रखिए कई बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ना बोल के वो डेफिनेशन को थोड़ा टफ कर देता है स्टेटमेंट को पजल करने के लिए, ताकि स्टूडेंट पजल हो जाए और क्वेश्चन को गलत कर दे। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेता है कई बार, क्या कहते हैं इसको, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में यही आइडेंटिटी क्या बन जाएगी। अब हम बात करते हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको। नॉन का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो भी क्या है, जीरो होगी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वो भी जीरो होगी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो भी जीरो होगी और तीनों का इंटरसेक्शन वो भी क्या होगा, जीरो होगा। सो सी ऑल्सो जीरो। यदि ये ऐसा बन जाता है तो यही आइडेंटिटी क्या बन जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी। क्यों, क्योंकि कॉमन सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो आपका आइडेंटिटीज क्या बन जाती है, ये आइडेंटिटी बन जाती है जब आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सब चीज आप सेट में रीड कर चुके हैं। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। अब याद रखिए कई बार वर्डिंग यूज होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब आप बात कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तो जब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो इवेंट्स है ए और बी। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, जो उनके सभी के यदि हम आउटकम्स को ऐड कर देते हैं तो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू बन जाते हैं टोटल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाती है, 1। आपको पता है कि जब टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बन जाते हैं तो उस इवेंट्स को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट्स। तो यदि आपके ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो इन दैट केस आप ये लिख सकते हो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं ए यूनियन बी वो क्या बन जाता है, एस। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। तो हम जब S की बात करते हैं तो S बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस। तो मैं यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। तो यदि सैंपल स्पेस वर्ड याद नहीं होता तो आप इसको टोटल आउटकम के नाम से जान सकते हो। तो दिस वन इज व्हाट, टोटल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। यदि इसकी वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशंस हमारी क्या बन गई, ये 1 बन गया, इज इक्वल टू व्हाट,
प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। इससे हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे 3 इवेंट्स होते हैं, सपोज ए बी एंड सी, तो इन्हीं के लिए हम सिमिलरली लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ये हम किसके लिए लिख सकते थे? 3 के लिए। आप ऐसे 4 के लिए बना सकते हो, 5 के लिए बना सकते हो एंड सो ऑन, किसी के लिए भी आप बना सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कहीं पे भी आपका वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव आता है तो उससे पजल मत होइए, इट्स वेरी इजी होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। आई होप आपने इसको समझ आया होगा। सो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वेरी इजी। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले क्या चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.4। सेकंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी भी गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इज इक्वल टू है 0.5। साथ में क्या कहता है कि जो ए और बी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, इसका मतलब क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। और फॉर्मूला क्या बन जाता है ए यूनियन बी का, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। अब यहाँ देखिए पहला पार्ट हमारा यही कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। आपके पास प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है? 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी भी पता है आपको 0.5। इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका? 0.9। ये आपको फाइनल आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बार। ए बार का मतलब क्या होता है? नॉट ए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ए। और आपको पता है, क्या पता है आपको आइडेंटिटी कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू क्या होती है? 1 होती है। इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। दोनों तरह से याद कर सकते हो। जोन सी प्रोबेबिलिटीज आपको दी गई हो उसके अपोजिट के आपको निकालनी हो तो आप क्या सिंपली कर सकते हो? उसको 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। इसका मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बार। इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। अब आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए पता है कितनी है? 0.4। तो यहाँ रखिए 1 माइनस 0.4, तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। ऐसे ध्यान से देखिए थर्ड पार्ट पे यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी बार सिमिलरली कर सकते हो इसको भी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी बार किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। और आपको बी की प्रोबेबिलिटीज पता है कितनी है? 0.5। इसका मतलब 1 माइनस 0.5। आपका आंसर कितना आ गया? 0.5। 0.5 आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी नॉट। इट्स वेरी सिंपल है। यदि आपको दोनों का नेगेटिव निकालना है, इट मीन्स दोनों का नोट, तो दोनों के कॉमन का नोट निकालना है। इसका मतलब इसको सिंपली आप लिख सकते हो और इसको नोट भी कर लीजिए। सिंपल यदि आइडेंटिटी आपको दोनों के नोट की आती है तो आपको आंसर क्या लिखना है? 1 माइनस, और जो इंटरसेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है यूनियन में। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। इसी टाइप से यदि आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट निकालना हो तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। यहाँ यूनियन है तो ये चेंज किसमें हो जाएगा? आपके इंटरसेक्शन में। इजी है। तो आप यहाँ निकाल सकते हो
इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है ये पार्ट। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली, दोनों का ऐड करके था, कितना था 0.9, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको अपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो से। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है कि ए एंड बी आर द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस आते ही आपको आइडेंटिटीज पहले से पता है, तो आप अपना क्वेश्चन को रीड करने से पहले ही अपने आइडेंटिटीज लिख लीजिए। क्या आइडेंटिटीज होती है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। रीजन क्या है आपका, क्योंकि जो ए और बी है वो कौन से इवेंट्स है आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपका रीजन आ गया। इसके बाद क्या कहता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ए। इसका मतलब आपके पास गिवन है प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.65। नॉट ए को लिखने का तरीका आपको ये भी पता है कि कैसे लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बार। जब आपको किसी की नॉट की पता है तो आप उसकी भी निकाल सकते हो, सिमिलरली 1 में से माइनस करके। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बार। तो 1 माइनस 0.65 इज इक्वल टू व्हाट, कितना हो गया 0.35। अब सेकंड दिया हुआ है आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 0.65। साथ के साथ प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी भी गिवन है आपको P। इसका मतलब P की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला आपके सामने है, जस्ट पुट द वैल्यू। अब देखिए कितना इजी है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 0.65। सो दिस बिकम्स 0.65 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितना है 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, और बी की वैल्यू कितनी है P। तो इसको मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस बिकम्स नेगेटिव माइनस 0.35 इज इक्वल टू P। अब 0.65 में से 0.35 माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू बचेगी आपकी 0.3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज P, और P क्या है आपकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितना आ गया आपका 0.3। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव आपको पता है कि सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। जब भी एग्जॉस्टिव का केस आ गया, इसका मतलब आप सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए बी क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। इट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब सभी वैल्यूज आपको गिवन है, क्या प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए गिवन है, नहीं। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए को प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए ही लिखिए, एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 की वैल्यू। इसको ऐड कर दीजिए, ये 1 और ये 2 क्या बन गया आपका 3 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इज कितना हो गया आपका 1/3। ये आपको फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। रीड करिए स्टेटमेंट को, ए बी सी आर द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगेन क्वेश्चन वही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आप लिख सकते हो ए बी सी क्या है आपके म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। यही केस है। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन क्या था आपका, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की क्या कंडीशंस होती है, उन तीन सबका सम क्या होता है, इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी इज इक्वल टू 1। अब पुट करिए सभी वैल्यूज। आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए फाइंड आउट करना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए तो आपको पता ही नहीं। सेकंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, यस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नहीं पता तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए को एज इट इज रखिए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी आपको पता है कितनी है, 3/2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी भी पता है आपको कितनी है, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। अगेन क्या आ गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी आपको फिर से पता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए, 1/2 प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी क्या थी आपकी, 3/2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। बिल्कुल इजी है। तीनों में से कॉमन क्या आ गया यहां से, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया, 1 प्लस 3/2 प्लस 2 इंटू 2 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना तो बिल्कुल इजी होता है, जस्ट टेक एन एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इनका, 4, तो दिस बिकम्स 4 प्लस 3 टू द 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए 13 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। मूव कर दीजिए इसको ऑन द राइट हैंड साइड, 1 डिवाइड बाई 13/4, सो आपका आंसर आ गया 4/13। तो 4/13 क्या है आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इसका मतलब आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो हमें पता है टोटल कार्ड्स इज व्हाट, 52। फिर कहता है कि एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ किंग ऑफ डायमंड। वैसे ही तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और ये आप एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से करना था तो आप थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, अदरवाइज इसको शॉर्टकट कर सकते थे आप। जैसे देखिए कि किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड क्या, डायमंड के 13 कार्ड होते हैं और 13 में से एक ही किंग होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम्स 1 आया। फिर और होता है बीच में, और का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब आपको और भी ऐड करने हैं। कौन से ऐड करने हैं, एक क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट में भी क्या होता है, एक ही क्वीन होता है, इसका मतलब एक और एक कितने आगे, 2। तो फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल आउटकम्स 52, तो आपका आंसर आ गया 1/26। सिंपल था बिल्कुल। लेकिन यदि एग्जाम में लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी से आपको क्वेश्चन करना है तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये छोटा सा मेथड है जब आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो टफ आएगा, और टफ इन द सेंस आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं पता तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इसको लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी से इसको करा रहा हूँ। कैसे देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ यहाँ पे क्या है, एक किंग ऑफ डायमंड, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट ए एक इवेंट है, कौन सा इवेंट है, अ किंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13, और किंग होता है 1, तो 1 आ गया। तो इसी की यदि मैं प्रोबेबिलिटीज की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटीज कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 52। ऐसे ही सेकंड इवेंट है क्वीन ऑफ हार्ट, तो इसको बी इवेंट लेट कर लो, इवेंट ऑफ अ क्वीन ऑफ हार्ट। अब कितना होता है, ये भी 1 होता है, इसका मतलब यदि प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी की बात करेंगे वो भी कितनी आ गई, 1/52। यहां तक समझ आया। अब आपको क्या निकालना था, ए और बी, इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है आपको।
और इसकी आपको पता है और का मतलब क्या होता है एडिशन, इसका मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, क्योंकि और से तो जाएगा प्लस में। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए 1/52, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी 1/52, एलसीएम इज व्हाट 52, so 1 + 1 is equal to 2/52। आपका आंसर आ गया 1/26, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब जो ये एक्सरसाइज है ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बेस पर है, तो आप इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट मत करिए, आप प्रॉपर स्टेप से करिए। आपको प्रॉपर स्टेप्स मैंने बता दिए कि कैसे आप स्टेप्स को अटेम्प्ट करेंगे, इसी वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्ट कट नहीं करना, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है आपका। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रॉपर वे से आपको अटेम्प्ट करना होगा और अप्लाई करना होगा। ये क्या रूल अप्लाई कर रहा है आपने, लॉ ऑफ एडिशन। तो आपने लॉ ऑफ एडिशन रूल प्रोबेबिलिटीज का करा होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि ए बैग कंटेन 6 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 4 येलो। तो आप इसको डायग्राम बना लीजिए, स्टेटमेंट को रीड करना काफी इजी हो जाता है। क्या है ये आपका 6 व्हाइट बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स। आपके पास एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, 4 येलो बॉल्स है। आपसे कहता है व्हाट इज द चांस ऑफ आइदर अ व्हाइट, मतलब ए व्हाइट, इसका मतलब आपका ए इवेंट कौन सा हो गया आपका व्हाइट बॉल, और का मतलब क्या हो गया प्लस, इसका मतलब मैं यहां और लिख देता हूं। फिर कहता है ए ब्लैक बॉल्स, इसका मतलब बी इवेंट्स क्या हो गया आपका ब्लैक बॉल। बॉल कितनी ड्रॉ करनी है आपको, सिंगल ड्रॉ, एक ही ड्रॉ करना है। तो यदि हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए की बात करते हैं, व्हाइट बॉल आप निकाल रहे हो, कितनी बॉल्स अवेलेबल है आपके पास 6 है, तो 6 में से कोई एक हो सकती है, तो टोटल 6 बॉल्स हो गई। और टोटल बॉल्स कितनी है 6 + 5 11 + 4 15, ये प्रोबेबिलिटीज हो गई। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितना हो गया, ब्लैक बॉल्स निकालनी है, ब्लैक बॉल्स कितनी है आपके पास 5 और टोटल बॉल कितनी हो गई 15, ये आ गया। इसका मतलब आपको निकालना क्या था ए बी और बी बी, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। ए की वैल्यू 6/15 प्लस बी की वैल्यू 5/15, एलसीएम इज 15, सो 6 + 5, आपका आंसर कितना आ गया 11/15, आपका ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल इजी है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रो अ टोटल ऑफ 5 और 6 इन अ सिंगल थ्रो। जब एक डाइस को सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, जब एक साथ आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो उनका टोटल सम 5 या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको पता है सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स, क्या क्वेश्चन है पहले तो इसको लिख लीजिए। सिंगल थ्रो, एक साथ आपने थ्रो करिए ऑफ 2 डाइस, तो जब 2 डाइस को एक बार थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम कितने आते हैं 36, 1 से लेकर 6। टोटल आउटकम कितने हो गए आपके 36। अब उसके बाद क्या कहता है 5 और 6, इसका मतलब ए इवेंट्स क्या बना लो गेटिंग 5, गेटिंग अ टोटल, टोटल का मतलब होता है सम, टोटल ऑफ 5। अब देखिए 5 का टोटल क्या आ सकता है, 1 और 4 से 5 बन जाता है, 2 और 3 से भी 5 बनता है, 3 और 2 से भी 5 बनता है, 4 और 1 से भी 5 बनता है। इसका मतलब कितने आउटकम्स आ गए 4। बी इसकी प्रोबेबिलिटी साथ साथ ही निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी बन गई आपकी 4/36,
बी इवेंट क्या लेट करना है आपको 6 ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 के कौन से आउटकम्स में आएंगे आपके 1 और 5, 2 और 4, 3 और 5, सॉरी 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1। यहां तक समझ आ गया? कितने बन गए आपके ये 5। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी 5/36। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं। तो आपको यहां पता है कि ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इनकी टोटल प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए 4/36, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी 5/36। एलसीएम इज 36, 4 प्लस 5। इसका मतलब कितना आ गया? 9/36 और करके आपका आंसर आ गया 1/4। तो 1/4 क्या है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज। इसका मतलब क्वेश्चन वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है। क्या है आपका? सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज। तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे आपके? 36, 1, 1 करते हैं 6, 6, 36। अब देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम आइदर 9 और 11। तो 9 भी होना चाहिए और 11 भी। तो 9 को इवेंट लेट कर लो। ए क्या हो जाएगा? एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है? ऑफ गेटिंग 9। तो 9 आपको कैसे कैसे मिल सकता है? आपको 3, 6, 4, 5, 5, 4 एंड 6, 3 यही बनेगा। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 4। तो यहीं पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए निकाल लीजिए, कितनी आ गई? 4/36। अब बी इवेंट लेट करिए। बी इवेंट क्या है? 11। तो सम ऑफ गेटिंग 11 के केसेस आपको पता है 5, 6, 6 और 5। यही दो केस बनेंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितना आ गया आपका? 2/36। अब आपको निकालने क्या थी? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए और बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है? 4/36 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी है? 2/36। एलसीएम कितना आ गया इनका? 36 और ये बन गया 6। तो आपका आंसर आ गया 1/6। आपका आंसर कितना आ गया? 1/6। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए क्या पूछता है। 9 और 11, ना तो 9 आना चाहिए ना ही 11 आना चाहिए। और हमने किसके निकाली है? 9 और 11 की आने की निकालनी है। अब आपको नोट के निकालनी है। नोट को निकालना कितना इजी है? इसका मतलब है यहीं पे कर देता हूं इसको। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1/6। यहां ध्यान दीजिए, आपको नोट के निकालनी थी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ नाइदर 9 और नॉट 11। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ आइदर 9 और 11। तो हम 9 और 11 की निकाल लेते हैं, और जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो उसको 1 में से आप माइनस कर दो। 1 माइनस 1/6। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 5/6। कितना इजी था। जब आपको किसी की पता है और उसके नोट के निकालने हैं तो 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। कितना इजी है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन अ रेस द ओड्स इन द फेवर ऑफ
ऑड्स इन द फेवर मतलब जो आपके जीतने के फेवर में है वो शो करता है ABCD। आपके 4 हॉर्स है ABCD और उनके फेवर मतलब जीतना, तो पहली जो रेशियो आएगी वो किसकी है? जीतने की। और सेकंड टाइम जो है वो हारने की रेशियो है। इसका मतलब A के चांसेस जीतने के 1 है तो हारने के कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ, यदि मैं जीतने की बात करता हूँ A की, तो कितनी हो गई? 1/1 + 3। टोटल करेंगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ऑड्स इन द फेवर गिवन है। तो आपको पता है कि ABCD जो इनके ऑड्स है इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, तो फेवर में क्या दिया हुआ है रेशो? 1:3, 1:4, 1:5, 1:11। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग हॉर्स ए, यदि हे हॉर्स विनिंग करता है तो विनिंग के चांसेस 1 है और टोटल कितने हो गए? 1 + 3 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई? 1/4 आ गई। ऐसे ही आप बी की निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी आ जाएगी? 1 + 5। प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी कितनी आ जाएगी? 1/6। प्रोबेबिलिटीज ऑफ डी कितनी आ जाएगी? 1/12। जहां तक समझ आ गया स्टेटमेंट। अब आगे पार्ट रीड करिए, क्या कहता है कि ये कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट ए डेड हिट, डेड हिट का मतलब क्या है कि एक ही कंपटीशन जीतेगा, बाकी कंपटीशन नहीं जीत सकते, तो सभी में से कोई एक ही जीतेगा। नॉट मोर देन 1 विन एट अ टाइम। मीनिंग क्लियर हुआ आपको? इसके बाद कहता है फाइंड द चांसेस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। उनमें से कोई एक जीत जाता है। तो हो सकता है ए भी जीत जाए, हो सकता है बी भी जीत सकता है, सी भी जीत सकता है और डी भी, लेकिन जीतेगा तो एक ही ना। इसका मतलब हमसे क्या कह रहा है कि ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है, सी भी जीत सकता है और डी भी जीत सकता है। तो आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ डी। यही कैसे जाएंगे क्योंकि कोई भी जीत सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम इसको सोल्व करते हैं आगे और रीड करिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो मैं स्टेटमेंट को रद्द कर दूंगा। इफ देयर आर 5 हॉर्स, अभी 4 हॉर्स थे, यदि इसमें एक हॉर्स और भी आ जाए, 5 हॉर्स आ जाए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस ऑफ द 5th हॉर्स। तो 5th हॉर्स की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। इतना समझ आ गया? सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ स्टार्ट करिए। सबकी वैल्यू रखनी है आपको। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है? 1/5। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी है? 1/6। सॉरी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है? 1/4। 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा जिसपे सब डिवाइड हो जाए? 60। ये कितना आ गया? 15। ये कितना आ गया? 12। ये कितना आ गया? 10 और ये आ गया आपका 5। सॉल्व करिए कितना आ गया ये? 15, 12, 27, 37, 42 बाई 60। 6 की टेबल पे कट कर दीजिए। 6 7 जा 42, 6 10 जा 60। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज आ गई आपकी 7/10। पहला आंसर आ गया। अब कहता है कि 5 हॉर्स आ जाए और 5th हॉर्स की प्रोबेबिलिटी जीतने की निकालनी हो। आपको पता है 5 ही हॉर्स हैं, तो जीतेगा तो एक, इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। इन सब की प्रोबेबिलिटीज आप निकाल चुके हैं। कितनी वैल्यूज आई है? 7/10 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई प्लस इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई कितना आ गया आपका? 1 माइनस 7/10। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 3/10। तो सेकेंड आंसर आ गया आपका 3/10। कितना इजी क्वेश्चन था। सो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10. कहता है देयर आर 3 इवेंट्स, ए बी सी आर द 3 इवेंट्स हैं, वन ऑफ विच मस्ट हैपन. इसका मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक होगा ही होगा. यदि ऐसा केस आता है इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स केस. इसका मतलब ए बी सी आर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और एग्जॉस्टिव. तो आप क्या कह सकते हो इसमें कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसने कहा है ना कि विच मस्ट हैपन, उनमें से कोई ना एक तो होगा ही होगा. कहता है इफ द ओड्स आर 8 to 3 अगेंस्ट का मतलब क्या है, पहले आपके क्या है, हारने जीतने वाले चांसेस, और फिर बाद में क्या आएगा, हारने वाले. सो क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखिए, 8 to 3 अगेंस्ट. यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया गया है odds अगेंस्ट. ए के अगेंस्ट कितना है, 8 to रेशो मतलब 3. बी के अगेंस्ट गिवन है 5 to 3 मतलब 5:2. और सी के अगेंस्ट गिवन है ए और बी. सी के अगेंस्ट नहीं पता हमें, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इतना समझ आ गया. अब हम यदि ए की मीनिंग की निकालते हैं, ए इवेंट हैपन हो, तो देखिए अगेंस्ट का मतलब सेकंड टाइम, ये अपोजिट है, आपका अगेंस्ट क्या है 3, तो आपको क्या यूज करना है, 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 3/11. जब आपको अगेंस्ट होता है तो पहले क्या होता है, पहले हारने वाली होती है फिर जीतने वाली होती है. इसका मतलब ये हारने के चांसेस है, जीतने के चांसेस. जीतने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, 3. टोटल कितना हो गया, 3 + 8 11. ऐसे ही बी के निकाल लीजिए. बी इवेंट हैपन क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 + 5. इसका मतलब 2/7. आपसे कहता है कि 3 के निकालने हैं और आपको ये रूल पहले से पता चल गया, क्योंकि क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है. तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए. ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3/11 प्लस बी की वैल्यू 2/7 प्लस सी की वैल्यू आपको निकालनी है इज इक्वल टू 1. इजी है बिल्कुल. इन सबको राइट साइड में मूव करिए, क्या वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी इज इक्वल टू 1 - 3/11 - 2/7. ये वैल्यू है. इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 77. तो ये 77 - 7 × 3 21 और 11 × 2 22. तो 22 और 20 43 और 43 में से माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यूज आ गई आपके, ये 3 4 और 3 34/77. स्टेटमेंट समझ आ गया आपको. तो मैं एक बार रब कर रहा हूं. अब आपको निकालना क्या है, याद रखिए, आपको odds अगेंस्ट ये रेशो निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, वेरी इजी. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी कितनी आ गई आपकी, ध्यान से देखिए. प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी है आपके पास 34 डिवाइड बाई 77. अब आपको ये पता देखिए, odds अगेंस्ट की बात करते थे, सबसे पहले हारने वाले चांसेस और फिर जीत. टोटल को ऐड करके डिवाइड में आता है हमेशा. इसका मतलब देखिए, ये तो हो गया अगेंस्ट 34. जैसे यहाँ पे 8:3 था तो 3 अगेंस्ट था ना, तो 3 ऊपर आया, इसका मतलब 3 ऊपर है तो ये 34 हो गया. अब नीचे जो होता है वो टोटल होता है. आपको पता है ये आपके जीतने के चांस है, तो 77 - 34 कर दीजिए, कितना आ गया, ये 43. तो 43 क्या है, आपके हारने के चांस है. तो आपका odds अगेंस्ट रेशो क्या आ गया, 43:34. तो आपके अगेंस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, 34 डिवाइड में 34 + 43 77. और आपका आंसर यही आएगा. समझ आया. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11.
देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। इसका मतलब मैं डायग्राम बनाता हूं तो ये मेरे पास एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से रीड करिए। 3 बॉल्स आर टेकन आउट। इसका मतलब आपको 3 बॉल्स निकालनी है। आपने 3 बॉल्स निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक। इसका मतलब रेड इनमें से कोई भी 2 रेड हो सकती है और 1 ब्लैक। इसका मतलब आपको क्या पता लगाना है, 2 रेड एंड 1 ब्लैक। फिर क्या कहता है, और भी गिवन है। या दूसरा केस कौन सा है, 1 रेड एंड 2 ब्लैक। यहां तक समझ आ गया। अब हम इसको इवेंट क्या लेट कर लेते हैं, इसको ए इवेंट लेट कर लेते हैं, इसको बी इवेंट लेट कर लेते हैं। तो ए इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो पहले केसेस निकाल लो। 2 रेड निकालनी है आपको। रेड कितनी है आपके पास, 3, तो 3C2। और 1 ब्लैक निकालनी है। ब्लैक कितनी है, 2, 2C1। टोटल कितनी है, 3 और 2 5 निकालनी। टोटल कितनी है, 1 2 3। ऐसे यहां क्या बना हुआ, 1 रेड निकालनी है। रेड कितनी है, 3, तो 3C1। 2 ब्लैक निकालनी है। ब्लैक कितनी है, 2, 2C2। टोटल कितना है, 3 और 2 5। और निकालनी कितनी है, यहां तक समझ आ गया। इसको सोल्व करना आपको आता है, करिए सोल्व। मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं। यहां पर 3C2 का मतलब क्या है, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 और 2C1 2 होता है। ऐसे ही 5C3, 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो कटता है उसे काट दीजिए। 2 इंटू 1 से तो 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद देखिए, अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, 3 इंटू 2 इंटू 2 और ये टर्म ऊपर आ गई तो 3 ऊपर चला जाएगा। डिवाइड में क्या रह गया, 5 इंटू 4 इंटू 3। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, ओनली 3/5। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए आपकी कितनी आ गई, 3/5। ऐसे इसको सोल्व करो। 3C1 कितना होता है, 3 होता है। 2C2 भी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 इंटू 1। 5C3 को सोल्व करो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये 3 इंटू 2 1 ऊपर आ जाएगा तो ये 3 इंटू 2। अब देखिए 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया और भी कैंसिल आउट हो जाता है। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 तो ऊपर क्या बचा, 3। डिवाइड में कितना आ गया, 5 इंटू 2 10, 3/10। ये केस की प्रोबेबिलिटीज निकल गई। बी की आपको दोनों की निकालनी है, इसका दोनों को ऐड करना है। मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं। पहला कितना आया था, 3/5। सेकंड कितना आया आपका, 3/10। एलसीएम कितना बन गया इनका, 10। तो ये हो गया 6 और ये 3। तो आपका आंसर आ गया 9/10 या 0.9। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर 3 बॉयज। इसका मतलब एक ग्रुप है जिसमें 3 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है। ये इनका क्या है, एक ग्रुप है। 4 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। इसमें से आपको कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉयज। आइदर क्या है, इसका मतलब 2 केस बनेंगे, या तो 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, और बीच में है 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज। इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल सेम वही हो गया। इसको इवेंट को क्या लेट कर लोगे आप, ए, और इस इवेंट को क्या लेट कर लो, बी। तो 3 बॉयज, बॉयज कितने हैं, 3, तो तीनों में से 3 सेलेक्ट करने हैं।
गर्ल्स कितनी है 3, सेलेक्ट करनी कितनी है 1, 3C1, टोटल कितने हो गए 6, और सेलेक्ट कितने करने हैं 4, 6C4। ऐसे यहाँ सोल्व करिए 3 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 3 तो 3C3, और बॉयज 8 तो 3C1 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया 3 और 3 6C3। इसका मतलब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। एक सोल्व कर लीजिए 3C3 कितना होता है 1 और 3C1 3, 6 को करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सोल्व करना आपको इजी पता है, कैसे करेंगे देखिए 3 2 जा 6 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा आपके पास 1/5। ये किसकी प्रोबेबिलिटीज आ गई ए की, ऐसे ये भी कितना आएगा 1/5 आएगा, ये किसकी प्रोबेबिलिटीज आ गई बी की। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी निकालना है क्योंकि और है, दोनों को ऐड कर दो, कितना सिंपल है 1/1/5 कितना हो गया 2/5, तो 2/5 आपका आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्या कहता है कि 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास आपको पता ही है कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से आपको 2 कार्ड्स आपने ड्रॉ किए गए हैं। व्हाट इज द चांस, आपको पता लगाना है एट लीस्ट वन ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। इसका मतलब आपको कौन सा इवेंट निकालना है, एट लीस्ट मिनिमम 1 इज एन एस। तो मिनिमम क्या होना चाहिए 1 एस होना चाहिए। इसको 2 टाइप से कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन रूल से कर रहे हैं तो लॉ ऑफ एडिशन रूल से ही करते हैं इसको भी। एटलीस्ट इसका मतलब क्या है, मिनिमम कितना होना चाहिए 1 एस। अब केसेस क्या क्या बन सकते हैं, नंबर ऑफ एसेस 1 एस भी हो सकता है, 2 एस भी हो सकता है, 3 एस भी हो सकता है। क्या हो सकता है नहीं, क्योंकि 2 ही कार्ड्स निकाले, इसका मतलब एस क्या हो सकते हैं 2 ही हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है 2 हो सकता है। इसका मतलब इसको इवेंट को ए रेट कर लो, नंबर ऑफ एस इज 1 एंड इसको बी रेट कर लो। अब देखिए यदि नंबर ऑफ एस कितने हैं 2, आपको पता है इसमें कितने होते हैं 48 नॉन एस कार्ड होते हैं और 4 कितने होते हैं एस कार्ड। इसमें से मतलब आपको दोनों कार्ड निकालने, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए एस। तो एस कितने हैं 4, C2 डिवाइड बाय टोटल कार्ड कितने हो गए आपके 52C। इतना समझ आ गया। ये प्रोबेबिलिटी से क्या हो जाएगी आपकी बी। ऐसे यहाँ देखिए जहां पे एक एस है तो एक क्या होगा आपका नॉन एस। एस कितने हैं आपके 4, तो 4 में से कोई एक आएगा। नॉन एस कितने हैं 48, उसमें से भी कोई एक आएगा। टोटल कितना हो गया 52C। ये और है क्योंकि 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों को प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। इनको ऐड कर दीजिए, सोल्व करिए इसको सबसे पहले। अब इसको सोल्व करना है, मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। देखिए दोनों के डिवाइड में 52C2 है, तो दोनों को मैं ले लिखूं 52C2। ऊपर यहाँ पे क्या आ गया 4C1 मल्टीप्लाई 48C1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 4C। यही आपका आंसर आएगा। अब इसको सोल्व कर देता हूँ जितना सोल्व हो सकता है। 4C1 कितना होता है 4, 48C1 कितना होता है 48 प्लस, अब 4C2 को सोल्व करता हूँ। देखिए मैं 4C2 कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कट गया तो 2 इंटू 3 6, तो ये आ गया आपका 6। ऐसे ही आप देखिए ब्रैकेट कर देता हूँ इसको। 52 को सोल्व करोगे क्या आएगा 52 इंटू 51 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। अब इसको सोल्व करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, तब फिर हम आगे सोल्व करते हैं।
करिए सॉल्व इसको। ये कितना बन गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 48, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 प्लस 6, यहाँ कितना आ गया 52 इंटू 51 और ये ऊपर चला गया 2 इंटू 1, ये कितना बन गया आपका 198 डिवाइड बाई 52 इंटू 51 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए किस पे कटता है ये, इसको 2 पे कट कर दीजिए, किस पे होगा ये 26, 2 पे कट कर दीजिए 13, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, और किसी पे कटता है 3 पे कट कर दो इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये 17। इसका मतलब ऊपर कितना आ गया 33 और 17 टू 3 2 2 1, तो आपका आंसर आ गया 33/2 to 1। इजी था, तो कोशिश करिए कैलकुलेशन छोटी से छोटी हो सके। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉ किए गए एट रैंडम, कोई भी 2 कार्ड निकाले गए फ्रॉम 8 कार्ड्स फ्रॉम द नंबर। अब देखिए आपके पास कार्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से आपने कितने कार्ड्स निकाले हैं 2 कार्ड्स निकाले। यहाँ से समझ आ गया। इसके बाद कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज इवन। अब देखिए सम क्या होना चाहिए इज इवन। आपको पता है कि 2 ओड नंबर हो, 2 ओड नंबर सम ऑफ 2 ओड नंबर सम इस क्या होता है इवन होता है। कोई भी 2 ओड नंबर को ऐड करो इवन मिलेगा। ऐसे ही सम ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर को ऐड करोगे वो भी क्या मिलेगा आपको इवन ही मिलेगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि हाँ ओड नंबर कौन कौन से हो गए 1 3 5 7 और इवन नंबर कौन से हो गए 2 4 6 8। ये कार्ड्स हो गए। अब देखिए हमें तो 2 नंबर को सम करना है ना, इसका मतलब हम इसको ए इवेंट लेट कर लेते हैं, इसको बी इवेंट लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 तो क्या है टोटल नंबर है और सेलेक्ट कितने करने हैं 2, क्योंकि 2 को ऐड करना है। 1 और 3 भी हो सकता है, 1 और 5 भी और 1 और 7, ये सबका कोई इवन देंगे। तो 4C2 टोटल कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8C2। ये किसकी निकल गई प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। ऐसे इसको निकालिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, सेम है इवन नंबर भी उतना ही है 4, तो 4C2 डिवाइड बाय कितना हो गया 8C2। बीच में क्या है और है, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या आ गया प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। इसको भी वैसे ही ऐड करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8C2 8C2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ए प्लस बी। 4C2 आपको पता है अभी करा था कितना आया था 6 + 6 आया था। 8C2 सोल्व करेंगे तो 8 × 7 और 2 × 1 ऊपर आ जाएगा। 6 और 6 कितने हो गए आपके 12 × 2 डिवाइड बाई 8 × 7। 2 पे कट कर दीजिए 4, 4 पे कट कर दीजिए 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/7। तो ये क्या मिल गया आपको इवन सम मिल गया। अब क्या निकालना है ओड। कितना इजी है ओड का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा आपका 3/7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा क्योंकि इवन का निकाल चुके ओड का निकालने 1 माइनस करके निकाल सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our exercise 16.4. I hope आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा थ्रू आउट द वीडियो। कितने इजी तरीके से मैंने आपको कराया। आई होप आपने एंजॉय किया हो। यदि आपको वीडियो रियली में पसंद आई हो देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि आपको लगता है कि नहीं कि सब कुछ मिस्टेक्स है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, या
आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ट्विटर भी कर सकते हो और जीमेल भी कर सकते हो। मैंने अपनी सारी जो डिस्क्रिप्शंस है वो मुझे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि आपको रियली में अच्छा लगी वीडियो तो आपको फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सके। ये क्या है, मेरा एक फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जो आप सभी के लिए बनाया गया है। तो यदि आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हो एनडीए के लिए, फॉर डिफेंस एंट्री और जेईई मेंस और आईआईटी एग्जाम्स के लिए, तो डू कनेक्ट विद माय चैनल, क्योंकि डे टू डे मैं नई नई वीडियो अपलोड करूंगा। अभी सबसे पहला स्टेप मेरा यही रहेगा कि मैं सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं उनके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करूंगा। जब क्वेश्चन पेपर भी आप सोल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स अब आप तैयार हो जाओगे कंपटीशन के लिए। फिर हम कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फॉर एनडीए एंड जेईई। तो सबसे पहले हमको बेसिक क्लियर करना है, आपको हर कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से समझना है। तो कोई भी रट्टाफिकेशन मत करिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्रैक द एग्जाम इजीली होगा। अदरवाइज यदि आप लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आई डेफिनेटली से कभी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो जितना चाहते हो मैं उतनी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव क्रैक करना है तो